सभी को नमस्कार। गुरुत्वाकर्षण अपना टॉपिक चल रहा था और उसमें भी लास्ट टाइम अपनों ने बात कर ली कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किस प्रकार आता है। ठीक है, उसमें अपनों ने इसके लिए जो मेन जो चीज़ें सीखी कि दो पिंड होनी जरूरी है और दो पिंडों के साथ द्रव्यमान भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अपना रह जाता है एक तो केपलर का नियम। तो केपलर के 3 नियम है, तो उनको बारी बारी से अपने पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं पहले नियम के बारे में। तो केपलर का जो नियम है वो किस पे आधारित है? ग्रहों की गति के आधार पर। केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित क्या पढ़ना है अपने को? नियम। तो एक तो अपनों ने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूमती है तो कैसे हो जाती है, तो अपनों ने बताया पोल पे तो चपटी हो जाती है और जो आपके पास भूमध्य है वहां से क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रहों का जो संबंध है वो किससे कैलकुलेट करेंगे? सूर्य से। तो यहाँ पे क्या करना आपको, जैसे ये अक्षेश है तो यहाँ पे क्या है? सूरज, सन। तो इसका मास मान लेते हैं अपने कैपिटल, और जो आपके पास, और ये मान लेते क्या है? कोई ग्रह। तो ग्रह इसका द्रव्यमान मान लेते अपने, और ग्रह भी कौन सा? अपने पृथ्वी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पृथ्वी जो है इसके चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। चक्कर भी किस प्रकार लगाई? तो ध्यान रखना किस प्रकार लगाएगी? दीर्घ वृत्ताकार। तो यहाँ से क्या होगा? ये इसकी कक्षा की चाल हो जाएगी। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक जो ग्रह है वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर, और ये गति किस प्रकार करता है? तो ये आपको दिख रहा होगा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ठीक है, तो चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है? कक्षाओं में परिक्रमण करता है। तथा अब जैसे वृत्त है, वृत्त में तो क्या होता है? केंद्रक, और दीर्घवृत्ताकार में क्या होता है? नाभि। तो ध्यान रखना जो सूरज है तथा सूर्य इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा की क्या होती है? इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा की एक नाभि में स्थित होता है। कक्षा की एक नाभि में स्थित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दीर्घवृत्ताकार में क्या होता है? नाभि होती है। तो वहाँ पे क्या होता है? सूरज स्थित होता है। तो ये तो था थोड़ा सा बेस कि अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, सूरज है, ग्रह है, अब इनसे चीज़ें जुड़ी हुई है, वो कौन बताएगा? केपलर। तो अपने बात करते हैं फर्स्ट नियम के बारे में। तो ध्यान रखना फर्स्ट नियम है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखना कक्षीय चाल से संबंधित। तो कई बार सीधे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि केपलर का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है? तो किसके बारे में बताता है? कक्षीय चाल के बारे में। कक्षीय चाल कैसे? जैसे यहाँ पे द्रव्यमान m है, कोई ग्रह है जैसे पृथ्वी मान लेते हैं, तो ये सूरज के चारों ओर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे इसकी चाल मान लेते हैं कितने? कैपिटल V। ठीक है, और ये चाल भी कैसी? कक्षीय, क्योंकि कक्षा में तो लगा रहा है। कक्षीय चाल क्या होगी? V, और इनके मध्य दूरी मान लेते हैं अपने स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देखो दो द्रव्यमान है, एक तो कैपिटल M और एक कौन सा है? स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो अपने गुरुत्वाकर्षण वाला लगेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो पृथ्वी को अपने ओर बांधे रखने के कारण कोई तो बल होगा जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ऐसे तो है नहीं। अब जैसे मान लो चुंबक लेते अपने, तो चुंबक पास में जैसे आता है वो चिपक जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि सूरज क्या करता है? ग्रह को अपनी तरफ बांधे रखता है चक्कर लगाने के लिए। तो किस लिए बांधे रखता है? तो वही बल अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो पिंड है और दो पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल अपनों ने ज्ञात किया था। क्या होता है कि G कैपिटल, और यहाँ पे पहला द्रव्यमान, फिर दूसरा द्रव्यमान, और इनके मध्य दूरी r, यानी r क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये बराबर होगा किसके? कक्षीय चाल। तो चाल देखो यहाँ पे ये लगा रहा है, तो बताओ ये चाल अगर लगा रहे हैं यहाँ पे, गति कर रहा है, तो कौन सी गति होगी? कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्रीय बल।
और अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, अंदर की ओर। अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, बाहर की ओर। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो अभिकेंद्रीय बल किसके लिए लगेगा, ग्रह के लिए, क्योंकि चक्र ये लगा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल m, और क्या आ जाएगा आपके पास v², और दूरी कितनी, r, mv² बटे r। तो यहाँ से कैलकुलेट करो तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास किसका मान निकालोगे, कैपिटल, जो आपके पास v है कक्षीय चाल, ठीक है। तो यहाँ से v का मान आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे देखो gm है और बटे में r है, और ये इसके उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा gm बटे r। तो ये फॉर्मूला है जो अपने को ध्यान रखना है। बस इस आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है फॉर्मूला। तो v बराबर रूट के अंदर gm बटे r, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई है, देखो यहाँ पे सूरज है, तो ये देखो सूरज पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लग रही है, ये अपने को ध्यान रखना है। और कौन सा, ये दीर्घवृत्ताकार, ये कैसा है, दीर्घवृत्ताकार। ठीक, अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले एक नोट ध्यान रखना आपको। तो फॉर्मूले से अपने को क्या पता चला कि ग्रह की जो कक्षीय चाल है, ग्रह की कक्षीय चाल उसके स्वयं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, निर्भर नहीं करता। तो ये फॉर्मूले से पता चला अपने को, क्यों, क्योंकि v बराबर क्या होता है, रूट के अंदर g कैपिटल m बटे r। क्योंकि यहाँ पे आप देखो द्रव्यमान ये किसका है, ये सूरज का है, ना कि ग्रह का। तो ग्रह का तो यहाँ पे आया ही नहीं, तो अपने कह सकते हैं कि जो कक्षीय चाल है वो स्वयं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ये इंपोर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये निर्भर किस पे होगा, तो फॉर्मूले से बताओ किस पे निर्भर होगा। तो देखो ये मास, और ये मास भी किसका है, सन का, तो निर्भर होगा ये मास ऑफ सन, ठीक है, सूरज के द्रव्यमान पे। और किस पे डिपेंड होगा ये, एक दूरी पे, ठीक है। देखो ध्यान रखना कि अगर दूरी ज़्यादा है तो बताओ बल कम होगा कि ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये डायग्राम दिखा आपको, तो यहाँ पे जो आपके पास ये देखो दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बल क्या होगा, कम काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास बल होगा वो क्या करेगा, कम काम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है, ज़्यादा। अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कौन, अर्थ, तो दूरी क्या है इनके बीच में, कम। तो दूरी कम है तो यहाँ पे आपके पास जो बल है वो क्या होगा, ज़्यादा। तो फॉर्मूले से भी पता चल रहा है यहाँ पे कि आपके पास, यहाँ पे लिखते हैं अपने, अगर r यहाँ पे कम है तो v का मान क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। r अगर ज़्यादा है तो v का मान क्या होगा, कम, ठीक है। दूरी ज़्यादा है तो चाल क्या होगी, कम। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, r पे भी, यानी डिस्टेंस बिटवीन किसके मध्य, सन और प्लैनेट के मध्य। तो ये निर्भरता अपने को ध्यान रखनी है कि सन और प्लैनेट के मध्य दूरी, और किस पे निर्भर करेगा, मास ऑफ सन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास v, अगर अपने यहाँ पे जो आपके पास नियतांक आए हैं इसको हटा दें तो क्या रह जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं, 20 समानुपाती हो गया 1/√r के, तो 20 समानुपाती होगा किसके, m के, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपने को ध्यान रखना। कई बार यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देना, कुछ नहीं है कि मान लो दूरी आपके पास कितनी कर दें, 4 गुना, दूरी कितना, 4 गुना, तो बताओ चाल कितनी होगी, v का मान बताओ क्या होगा। तो v का मान क्या होगा, यहाँ पे आप 4 रख दो तो क्या आएगा, तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो चाल कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए 9 गुना कर दे, 9 गुना कर दे तो यहाँ पे 9 रख दो, कितना आएगा, 1/3, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले, तो क्वेश्चन से पहले अपने को ध्यान होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। तो यही था जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे जुड़े जो क्वेश्चन भी आते हैं तो क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं अपने। तो क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि दो ग्रहों की किससे, सूरज से औसत जो दूरियां हैं क्रमशः, एक तो मान लो
10 की पावर 11 मीटर और दूसरी है 10 की पावर 13 है, तो इनकी कक्षीय चालों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे आपके पास औसत दूरियां दे रखी हैं दो, एक तो 10 की पावर 11 और एक 10 की पावर 13। तो यहाँ पे आपके पास दो ग्रह आ गए। एक चीज ध्यान रखना, जो अपनों ने अभी निकाला था फॉर्मूला वो तो था एक ग्रह और सूरज के मध्य, यहाँ पे दो ग्रह आ गए। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास V और R के मध्य तुलना आ जाए, वो भी दो ग्रह के मध्य, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, V1 बटा V2 ब्रैकेट के अंदर R2 बटा R1। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि V1 बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे समानुपाती 1 बटा रूट के अंदर R1 और यहाँ पे V2 समानुपाती होते किसके, 1 बटा R2 के। तो यहाँ से ये मान आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ से सीधा मान ही पुट करना है, क्योंकि आपके पास पता है R1 का मान यहाँ पे कितना है, 10 की पावर 11 और यहाँ पे R2 का मान कितना है, 10 की पावर 13। ठीक है, तो V1 बटा V2, तो इनके जो चाल है इनका अनुपात निकाल सकते हो आप। तो फॉर्मूला क्या आपके पास, रूट के अंदर पहले मान किसका है, R2 यानी 10 की पावर 13 और बटे में आ जाएगा 10 की पावर 11। तो 10 की पावर 13 और 10 की पावर 11, तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 10 की पावर 13 माइनस 11, यानी ये आ जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, तो 10 की पावर 2, तो यहाँ पे रूट है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और बटे में क्या है 1, बटे में हमेशा क्या होता है 1, तो V1 बटा V2, तो यहाँ से अनुपात क्या आ जाएगा, V1 अनुपात V2 क्या आ जाएगा, 10 अनुपात 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है बस क्वेश्चन से। यहाँ पे दो ग्रह आ गए तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, बाकी तो वो सेम है ही। तो ये तो था केपलर का नियम। तो केपलर का जो नियम है वो किस पे आधारित है, कक्षीय चाल से संबंधित। ठीक है, ये कक्षा की चाल है, इससे संबंधित है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये आया कैसे वो भी अपनों ने फाइंड कर लिया। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे कि जो केपलर का जो नियम है दूसरा, तो बात करते हैं अपने केपलर का सेकंड नियम। तो ध्यान रखना, केपलर का जो सेकंड नियम है वो किस पे आधारित है, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कोणीय संवेग, और संवेग भी कैसा, ये संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण नियम पे आधारित। तो कोणीय संवेग को समझने से पहले एक डायग्राम ध्यान रखो। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे टाइम क्या होगा, फिक्स। तो इतने टाइम में जो आपके पास ये एरिया है, तो यहाँ पे आपको ये एरिया दिख गया कि जो आपके पास ये डेल्टा टी यानी एक फिक्स टाइम, ये भी डेल्टा टी एक फिक्स टाइम पे, और ये भी डेल्टा टाइम, यानी टाइम क्या है, फिक्स। चाहिए आप ये मान लो जैसे 2 घंटे हैं, यहाँ पे भी 2 घंटे 2 घंटे, तो इनके द्वारा जो एरिया कवर होगा ये वाला, तो ये एरिया क्या होगा यहाँ पे, सेम। ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, नहीं, ये जितने भी आपको एरिया दिख रहे हैं सेम टाइम में क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है इनका क्षेत्रफल जो होगा वो समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा ए है और ये भी डेल्टा ए, तो डेल्टा ए यहाँ पे क्या होगा, नियत। ठीक है, यानी कांस्टेंट। बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास सरल शब्दों में ये कहेंगे कि ग्रह द्वारा जो समान समय अंतराल है उसमें तय किया गया जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, नियत। ठीक है, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट है, बाकी अपने पास हो ही जाएगा। अब देखो डायग्राम की बात करें हमने, तो ये दीर्घवृत्ताकार है, यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं सूरज है। ठीक है, और ग्रह मान लो ये रहा, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इनके बीच में जो दूरी तय होगी, ठीक है, एक तो ये, और यहाँ से अपने ये मान लेते हैं एक ये दूरी। ठीक है, तो डेल्टा टी तो यानी सेम टाइम, तो इनके मध्य जो एरिया कवर होगा वो क्या होगा, बराबर, यानी कांस्टेंट यानी नियत रहेगा। तो अपने कह सकते हैं कि एक निश्चित अंतराल में तय किया गया क्षेत्रफल ये क्या होगा, नियत। बस यही ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें कोणीय संवेग के बारे में। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग भी क्या होगा यहाँ पे, नियत यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो कोणीय संवेग को कैसे लिखते हैं, जैसे, तो जे यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट,
तो जे बराबर क्या होता है अपने को पता है एम वी आर, कोणीय संवेग क्या होता है एम वी आर, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो मास है मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, मास तो वही रहेगा। जो वी आर है तो वी आर भी यहाँ पे क्या होगा चेंज। एक बार अपने वी और आर में संबंध निकाले तो यहाँ से देखो कांस्टेंट हटा देंगे, तो यहाँ से वी का जो मान आएगा वो क्या आएगा वी समानुपाती 1/r, क्योंकि ये बटे में उधर चल जाएगा और कांस्टेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा समानुपाती। या आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आर को भी तुलना कर सकते हो समानुपाती 1/v। तो ये बात अपनों ने पिछले जो पहला नियम उसमें बात कर ली कि आपके पास अगर दूरी कम है तो v का मान क्या होगा ज़्यादा, ठीक है, यानी चाल क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना r अगर कम है तो v ज़्यादा, r अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो v का मान क्या होगा कम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूरी जो आपके पास जितनी कम होगी उतना ही वेग क्या होगा आपके पास ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो था कि आपके पास फॉर्मूला है वो किस प्रकार यहाँ से, तो ये जो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है ये इसी पे बेस है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये डायग्राम है ये आपके पास। अब बात करते हैं अपने जो लास्ट रह गया थर्ड नियम। थर्ड नियम, तो केपलर का थर्ड नियम किसको शो करते हैं आवर्तकाल को, आवर्तकाल नियम। तो यहाँ पे सीधा अपने को ध्यान रखना है कि जो ग्रह का जो आवर्तकाल है, ग्रह का आवर्तकाल, ग्रह का आवर्तकाल किसका समानुपाती होगा, तो ध्यान रखना उसकी औसत दूरी के, औसत दूरी के 3/2, ठीक है, पावर में 3/2। या आप क्या लिख सकते हो इसको, या लिख सकते हो कि आवर्तकाल, आवर्तकाल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखो 3/2 इसको आप क्या लिख सकते हो 3 की, ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो 1/2 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। तो समानुपाती आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा क्यू, तो इसको लिख सकते हो औसत दूरी का क्यू। तो यहाँ पे इसको सीधा फॉर्मेट में लिख देते हैं आसान भाषा में, टी स्क्वायर और औसत दूरी यानी आर 3, या क्या लिख सकते हो टी समानुपाती और यहाँ पे क्या देगा आर और ये उधर चल जाएगा यानी 3/2, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना आवर्तकाल क्या होता है एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, ठीक है, वही आवर्तकाल होता है। तो इसमें डायग्राम में तो ध्यान अपने को रखना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जब ये एक चक्कर पूरा करता है तो इसमें लगने वाला समय वो किसके इक्वल होगा, तो ये अपने फॉर्मूले जो है ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट बनता है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन लिख देता हूँ अपने आसान भाषा में, यदि पृथ्वी की सूर्य से वर्तमान दूरी, वर्तमान दूरी को कितना गुना कर दिया 4 गुना, 4 गुना कर दिया जाए तो, कर दिया जाए तो वर्ष की अवधि क्या होगी, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात करनी है, टाइम के बारे में, ठीक है। तो टाइम के लिए अपनों ने अभी निकाला था कि टी समानुपाती होते हैं किसके आर के पावर 3/2 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दूरी है इसको क्या कर दो 4 गुना, यानी जो आर है इसको क्या कर दो 4r, ये कह रहा है ये। तो यहाँ पे मान रख दो, तो जो आपके पास टी का मान आ जाएगा तो आर की जगह क्या रख दो 4r 3/2। तो यहाँ पे टी का जो मान आएगा तो इसको अलग कर सकते हैं अपने पावर में, तो इसको अलग कर सकते हैं 3/2 और ये आर 3/2, ठीक है। तो 4 है 4/3/2। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो ध्यान रखना अभी बताया था कि 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 3 × 1/2। तो आप क्या करो 4/3 करो पहले और इसकी पावर क्या है, तो 4/3 करोगे 4 चौक 16 और 16 चौके 64, ठीक है, और 1/2 ये क्या होता है रूट होता है, तो 64 किसका होता है 8 का, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो 8, ठीक है, और r की पावर 3/2 है। तो यहाँ पे आपके पास अवधि में क्या चेंज होएगा, तो अवधि में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 गुना, 8 गुना हो रहा नहीं है,
8 गुना, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से कंपेयर करो आप, यहाँ पे r की पावर 3/2 है, यहाँ पे 8 r की पावर 3/2, यानी कितना गुना है? 8 गुना। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्ष की अवधि, तो वर्ष की अवधि यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ से ये कितना हो रहा है? 7 वर्ष अधिक होती है, ठीक है। 8 गुना का मतलब ये है कि 7 वर्ष अधिक हो रही है। 1 से 8 का मतलब ये होता है कि जैसे 1 से 8 हो रही है तो इसका मतलब कितनी ज़्यादा होगी? 7 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 वर्ष, ठीक है। अगर गुना में पूछ ले कितना गुना हो रही है तो क्या बताओगे? 8 गुना, ठीक है। अब अपना ये तो हो गया कैपलर के नियम, 3 नियम थे जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो एक तो पहला नियम पढ़ा था अपनों ने, पहला नियम पढ़ा था कि v बराबर क्या होता है? रूट के अंदर gm/r, ठीक है। सेकंड पढ़ा था कि डेल्टा a बटा डेल्टा t, ये क्या होता है? कांस्टेंट। और तीसरा क्या पढ़ा था अपनों ने? तीसरा पढ़ा था अभी कि t समानुपाती होता है किसके? r की पावर 3/2, ठीक है। ये क्या है? औसत दूरी, ये ध्यान रखना, औसत दूरी है। अब बात करते हैं अपने जो लास्ट टॉपिक रह गया गुरुत्वाकर्षण के अंदर, आर्किमिडीज, ठीक है। तो अपने अब बात करते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत, या इसको क्या बोलते हैं अपने, इसी के अंदर आ जाता है क्या? उत्प्लावक, प्लावक। तो ये पढ़ने से पहले अपने को ध्यान होना चाहिए डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व क्या होता है? तो अपने घनत्व की बात कर लेते हैं पहले। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी। तो यहाँ पे आपके पास घनत्व का फॉर्मूला अपने को पता ही है क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे वॉल्यूम। सबसे पहले तो घनत्व अपने को समझना चाहिए, घनत्व क्या होता है। जैसे मान लो ये लोहे की कोई गेंद है, लोहा अंदर से पूरा भरा होता है, और ये मान लो कोई प्लास्टिक की गेंद है और प्लास्टिक अंदर से क्या होती है? खोखली। तो यहाँ पे किसका घनत्व ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे घनत्व समझने के लिए यहाँ से ध्यान रखो आप कि यहाँ पे क्या अंदर से पूरी भरी हुई है, ठीक है। तो ये इसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा, और इसका घनत्व क्या होगा? कम। किसके मुकाबले? लोहे के मुकाबले। तो जैसे मान लो पानी में इन दोनों को आप रखोगे तो सबसे पहले कौन जाएगा? लोहा, क्योंकि वो हैवी है। किसके मुकाबले? प्लास्टिक। तो घनत्व का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो घरों में सिल्वर पेपर यूज़ करते हैं तो उसकी बोल भी तो बना लेते हैं, तो एक टाइम पे बोल अपने बना लेंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? अंदर से पूरा फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है घनत्व, अपने इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको, अगर आपसे यहाँ से पूछे यहाँ पे क्या देगा? द्रव्यमान, ये क्या आपके पास? वॉल्यूम, यानी मास बटा वॉल्यूम। और मास किस में होता है? किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट क्या जाएगी? किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम किस में होता है? क्यूब में होता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा आयतन किस में होता है? क्यूब में। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि जो v का जो मान है ये सर्वाधिक किस में होगा? वॉल्यूम। तो ध्यान रखना गैस में, उसके बाद किस में होगा? द्रव में, और लास्ट किस में हो जाएगा? ठोस में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि जो घनत्व का जो मान है, यानी घनत्व का मान अभी बताया किस में ज़्यादा होगा? ठोस में। तो घनत्व का जो मान है, मेन आपको ये ध्यान रखना है, घनत्व का मान, घनत्व का मान ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, और लास्ट किस में होता है? गैस में, ठीक है। तो घनत्व तो आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो घनत्व का फॉर्मूला अपनों ने क्यों पढ़ा? क्योंकि अपने आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा अपने पास टॉपिक आएगा, वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक अभी जैसे अपना बायोलॉजी टॉपिक चल रहा है और एक चल रहा है फिजिक्स वाला, तो आप वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहें साथ के साथ, ताकि जैसे अपने कंटेंट करा रहे हैं तो आपको पता ही है कि आपका अपना जो मैटर हो किस प्रकार का है, ठीक है। तो मैटर इस प्रकार का कि आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है और थोड़ा उससे ज़्यादा ही है ये, ठीक है, क्योंकि 11th और 12th का लेवल भी इसमें शामिल है, तो भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इससे जुड़ी चीज़ें के बारे में कि कोई वस्तु डूबती है, तैरती है, तो उसके रिगार्डिंग अपने पास कौन सा पॉइंट है? डूबने में, तैरने की अवस्था। तो यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा, आसान आसान चीज़ें हैं। तो अभी एक घनत्व की बात की, तो अगर अपने बात करें कि अगर वस्तु का जो घनत्व है, वस्तु का घनत्व वो द्रव के घनत्व से क्या ज़्यादा, घनत्व से क्या ज़्यादा,
तो आपसे क्वेश्चन ये है कि तो वो वस्तु डूबेगी, तैरेगी या क्या होगा। तो अगर मान लो द्रव के घनत्व से उस वस्तु का घनत्व ज़्यादा है यानी भारी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो डूबेगी, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना ये क्या है, डूब जाएगी यानी डूबने की शर्त। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी, जैसे मान लो ये पानी है और ये वस्तु इसमें डूब गई, तो ये किसका गुण है कि यहाँ पे वस्तु का जो घनत्व है द्रव का घनत्व से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन अपने बात करें, अगर मान लो वस्तु का जो घनत्व है, वस्तु का घनत्व वो बराबर है किसके, द्रव के घनत्व के, तो क्या होगा। तो ध्यान रखना जब भी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के क्या हो, बराबर है, तो यहाँ पे जो वस्तु आएगी, तो ये वाटर है, तो यहाँ पे वस्तु क्या होगी, इसके सरफेस के बराबर होगी, न तो बाहर न ज़्यादा अंदर, यानी इसके सरफेस के क्या होगी, एकदम बराबर। ठीक है, यानी जल के सतह, जल की सतह के अंदर तैरेगी, अंदर तैरेगी। तो ये बात होगी किसकी, कि वस्तु का घनत्व और द्रव के घनत्व के क्या हो, बराबर। उसके बाद बात करें तीसरा अपने, क्या कंडीशन आएगी वो तो पता ही चल गया आपको, कि वस्तु का जो घनत्व है वो कम होगा किसके, द्रव के घनत्व से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ध्यान रखना कि अगर मान लो द्रव का घनत्व क्या ज़्यादा, तो इस वस्तु में क्या होगी, जो आपके पास वस्तु होगी वो आधी क्या होगी, पानी से ऊपर होगी, क्योंकि यानी अपने कह सकते हैं कि वो वस्तु का आंशिक भाग, या आप कह सकते हो आंशिक भाग ऊपर है, या क्या कहोगे, आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी, ऐसे लिख देते हमने, आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है जो अपने को ध्यान रखनी है, तो डूबने और तैरने की अवस्था से संबंधित। ठीक है, ये क्यों बात की अपनों ने, क्योंकि घनत्व इसलिए पढ़ा था अपनों ने, घनत्व होता क्या है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग एक बल भी काम करता है जिसको बोलते हैं परनोद यानी थ्रस्ट। तो अपने बात करेंगे नेक्स्ट परनोद, तो इससे जुड़ी कुछ चीज़ें वो अपने पढ़ लेते हैं पहले। एक तो होता है थ्रस्ट, परनोद, ठीक है, और एक क्या होता है, एक दाब, प्रेस, चलो इसके आगे ही पढ़ लेंगे। देखो परनोद और थ्रस्ट, तो ये क्या एक प्रकार का बल है, बल का क्या है, एक प्रकार आपको कि ये कैसा बल है। तो देखो जैसे नीचे आपके पास यहाँ पे तल में पानी है, तो पानी जो सरफेस पे आपके पास प्रेशर लग रहा है, ठीक है, आपने कह सकते हैं कि वस्तु की सतह या क्षेत्र पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा, परनोद। ठीक है, सतह पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे, परनोद। तो यहाँ पे डेफिनेशन पता चल गई अपने को कि वस्तु की सतह या क्षेत्रफल पर, सतह या क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और ये बल भी कैसे लगेगा, लंबवत। ठीक है, तो लंबवत बल लगेगा उसे क्या कहेंगे, परनोद। ठीक है, तो ये कंडीशन यही होती है, तो लंबवत। ठीक है, यहाँ पे जो सतह पे बल लगेगा वो कैसे लगेगा, लंबवत। ठीक है, ये भी ऐसे लगेगा, ये भी इसके रिगार्डिंग। एक तो बात होगी ये, अब ये इसलिए पढ़ा क्योंकि इससे जुड़ी चीज हुई है दाब, प्रेशर भी तो लगेगा, दाब। ठीक है, प्रेशर, अब दाब क्या होता है इससे बात करें, ये तो चलो गिलास आ गया, जैसे फर्श हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई कील पड़ी है, आप चलते चलते कील पे पैर रख दिया आपने, तो पैर रख दिया तो वहाँ पे एक समय पे क्या होगा, आपको क्या महसूस होगा, फोर्स। ठीक है, और फोर्स के लिए आपने क्या दिया, प्रेशर, किससे, पैर से। तो क्षेत्र यानी ये जो आपके पास बल लगा है, तो ये कहाँ पे लगा, एकांक क्षेत्रफल पे, पूरे पे तो नहीं लगा, तो इस एक पॉइंट पे यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला लंबवत बल है, और ये बल भी कैसे लगेगा, लंबवत। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, दाब। तो यहाँ से अपने को डेफिनेशन मिल गई, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल,
वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रेशर यानी दाब। या क्या कह सकते हो, देखो इसके बारे में पढ़ा आपने, लंबवत बल, ये क्या कहलाए, प्रणोद। या इसको क्या बोलते हो, या आप क्या बोलोगे, प्रणोदी, प्रणोदी दाब कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाती है, दाब। तो यहाँ से आपके पास इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है एफ बटा ए। एफ का मतलब प्रणोद और ए यहाँ पे क्या है, एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपने पास अगर अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी जो समानुपाती होता है किसके, 1/a के। तो यहाँ से देखो आपके पास ये फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन आपकी यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी कि क्षेत्रफल अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से अपने लिखते हैं कि अगर आपके पास क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। कैसे, अभी पढ़ा आपने, जैसे नेल यानी कील, कील पे पैर रखते हैं। उसके बाद अगर मान लो एरिया ज़्यादा है और प्रेशर वहाँ पे क्या लगेगा, कम। ठीक है, जैसे रेगिस्तान में ऊँट चलते हुए देखा होगा आपने, तो उसी का उदाहरण है। ठीक है, कैमल। तो कैमल के जो फिट है यानी फुट, तो किसका उदाहरण है, इसी का। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि एक तो हो गया प्रणोद और एक हो गया दाब। तो यहाँ से जो आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, एफ बटा ए। तो पी बराबर क्या, एफ बटा ए। तो यहाँ से मात्रक भी निकाल लो। तो यहाँ से मात्रक क्या आएगा, बल का तो आ जाएगा न्यूटन, और इसका क्या आ जाएगा, एरिया तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ऐसा ही प्रति में निकालोगे तब क्या आएगा, तो न्यूटन से क्या हो जाएगा, पास्कल, पास्कल। ठीक है, तो इसको अपने शॉर्ट में पी ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऐसे ही मात्रक में जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, पास्कल। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। जो आपके पास पी है यहाँ पे क्या होएगा, पी होगा अदिश यानी स्केलर, स्केलर। तो पी यहाँ पे अदिश होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी दिशा नहीं होती। ठीक है, दिशा नहीं होने के कारण। आप हो गए दिशा लंबवत होती है, तो दिशा क्यों नहीं, दिशा होती है लेकिन वो विशिष्ट दिशा नहीं। ठीक है, आप जैसे मान लो अगर कहीं पे आप मान लो कोई नुकीली चीज़ है, आपने पैर रख दिया, तो उसको धरती से आप कैसे मेजर करोगे, ठीक है ना, तो वो दिशा नहीं होगी, अपने विशिष्ट दिशा बोल सकते हैं अपने कि विशिष्ट, विशिष्ट दिशा नहीं होने के कारण। ठीक है, तो यही है अपने पास। दाब के और भी मात्रक हैं, जैसे एक तो होता है बार, एक मात्रक होता है टोर, और एक होता है एटीएम, एक एटमोस्फियर। ठीक है, और बार भी पता है, एक बार कितना होता है, 10⁵ पास्कल। ठीक है, और टोन भी अपने को पता है कितना होता है, 133 पास्कल। और एटमॉस्फेयर भी पता है, तो इसका तुम ध्यान ही मत रखो क्योंकि ये तुमने अब काम आएगा नहीं, फिर भी ध्यान रखो, लिख लो 1.01 10⁵ पास्कल। तो ये है किसके, प्रेशर के मात्रक। तो और भी यहाँ पे आपके पास मात्रक है जो अपने को ध्यान है रखो तो अच्छी बात, नहीं तो ये तो ध्यान रखना ही अपने को। ठीक है, तो यही अपना जो था मेन कॉन्सेप्ट कि आर्किमिडीज सिद्धांत अपने को स्टार्ट करना था, लेकिन अपनों ने घनत्व पढ़ लिया, उसके बाद प्रणोद पढ़ लिया और लास्ट में प्रेशर पढ़ लिया। और एक ध्यान रख लो, दाब को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, जो मेजर करता है, मापने वाली इकाई यानी मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है, बैरोमीटर। तो दाब मापने का अंतर कौन सा है, बैरोमीटर। अब बात करते हैं अपने आर्किमिडीज। चलो स्टार्ट तो हुआ आर्किमिडीज सिद्धांत। यहाँ पे क्या होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे मान लो कोई वाटर है, ठीक है, जैसे इसको पूरे भरते अपने यहाँ पे भर देते हैं, और कोई मान लो जैसे यहाँ पे वस्तु है, अब इस वस्तु को जैसे ही आप पानी में डालोगे तब क्या होगा, आप हो गए जैसे पानी में डालूंगा तो ये पानी थोड़ा सा क्या आ जाएगा, बाहर। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पे वस्तु पानी में डाली, तो ये क्या करता है, जो पानी का जो एरिया होता है वो क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। यानी पानी का एरिया क्या कर लिया यहाँ पे, कवर। तो ये कवर किया जो एरिया वो कहाँ निकल गया, बाहर। तो ये क्या है कि जो इसका जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, पानी जो बाहर निकले उसके बराबर होगा। ये कथन है, कौन कहता है, आर्किमिडीज। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसके कथन की बात करें, ठीक है, जब कोई
वस्तु वस्तु द्रव में पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से यानी पूरी अंदर डूब जाए, ठीक है, पूर्ण रूप से डूब जाए, तब अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक बल के बारे में जिसको बोलते हैं क्या है, उत्प्लावक बल। तो ये लाइन भी इसी में से निकली हुई कि उत्प्लावक बल क्या होता है। तो ध्यान रखना, जैसे वस्तु इसमें डूब जाएगी पानी में तो क्या होगा, एक बल नीचे से काम करेगा जिसको बोलते हैं उत्प्लावक बल, ठीक है। और ये बल काम करेगा कहाँ से, ऊपर की ओर, ठीक है। तो जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो कभी आपने देखा होगा, एक तो ईंट आप बाहर से पकड़ो, एक पानी में ईंट पकड़ो, तो दोनों में फर्क किस में मिलेगा आपको, आपको फर्क मिलेगा किसमें, द्रव में डूबी हुई ईंट का, क्योंकि जो ईंट का जो भार है पानी में वो क्या मिलेगा आपको, कम, ठीक है, क्योंकि ये बल कहाँ लगाता है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की ओर बल लगाता है। ये बल किस लिए लगाता है, क्योंकि जो पानी बाहर निकला है उसको पूरा करने के लिए, यानी उसको हल्के बनाने के लिए क्या करता है, ये बल ऊपर की ओर लगाता है, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा जो विस्थापित जो द्रव है उसके भार के बराबर एक बल कहाँ लगाता है, ये ऊपर की ओर, उसे ही क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल। और यही जो गुण है ये किसको शो करता है, आर्किमिडीज सिद्धांत को, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इस ऊपरी बल के बराबर एक बल और लगता है, ऊपरी बल के कारण जो वस्तु है, वस्तु का जो भार है वो कैसा अपने को दिखाई देता है, कम प्रतीत, ठीक है। जैसे कुएं में से अपने पानी निकालते हैं, पानी में जब तक बाल्टी होती है तो वो अपने को लगता है कि एकदम हल्की, जैसे ऊपर खींचते जाते हैं तो अपने को वेट ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो वो कारण नहीं कौन सा, उत्प्लावक बल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो डायग्राम से, तो जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, तो ये तो हो गया इसका भार। तो भार हमेशा कहाँ होता है, वस्तु का नीचे, जिसको अपने लिखेंगे एफ जी, और एक होता है यहाँ पे एफ बी। तो यहाँ पे ये जो भार है वो कहाँ लगेगा, उत्प्लावक बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। ये क्या है, उत्प्लावक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अपने कह सकते हैं कि अपने को जो भार जो महसूस होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो जो भार एक्स्ट्रा महसूस होता है वो किसके कारण होता है, कि जो आपके पास मेन जो भार होता है उसमें से उत्प्लावक बल घटा दे तो अपने पास एक भार महसूस होता है जिसको बोलते हैं आभासी भार, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास W जो मान आएगा एफ जी, यानी इसमें से जो एक्चुअल जो भार है, यानी एक्चुअल भार में से अपने उत्प्लावक बल भार हटा दें तो अपने को कैसा महसूस होता है, आभासी भार, ठीक है, फ्रिक्वेंट, आभासी प्रतीत होता है, यानी महसूस होता है। उसी को ही क्या कहते हैं अपने, कि यहाँ पे आपके पास एक्चुअल भार में से क्या घटा दो आप, उत्प्लावक बल, ठीक है। तो यही था जो अपने को ध्यान रखना था कि एक तो फॉर्मूला एफ जी माइनस एफ बी, और यहाँ पे आपके पास उत्प्लावक बल का फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है एफ बी बराबर डी वी जी, ठीक है। अब डी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेंसिटी, और ये भी किसकी, द्रव की, ठीक है, डेंसिटी। तो यहाँ पे अपने बात करें जो डीवीजी है, एक तो डी है, तो डी का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी भी किसकी, डेंसिटी ऑफ द्रव, और ये द्रव कौन सा है, जिसमें वस्तु डूबी होगी, डूबी हो या आंशिक डूबी हो तो वही है ये। तो यहाँ पे वी, अब यहाँ पे वी क्या है, तो वी क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखना, वस्तु का वह भाग, वस्तु का वह भाग, या क्या ध्यान रखो, आयतन, यह हिस्सा जो कौन हो, द्रव में डूबा हो, जो द्रव में डूबा हो, ठीक है। तो V वहाँ पे कैलकुलेट करना है, जी तो पता ही क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास जो फॉर्मूला है वो अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उत्प्लावक बल ध्यान रखना है कहाँ लगता है, ऊपर की ओर, जिसको एफ बी से शो करते हैं, और ये एफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आभासी जो भार आपको महसूस होता है कहाँ पे, पानी में, वस्तु आपको लगता है कि थोड़ा सा भार है, वो भार किसके कारण महसूस है, तो वो अपने को पता चल गया कि एक्चुअल भार में से अपने उत्प्लावक बल घटा दे तो आपके पास आभासी जो भार है जो अपने को शो होता है, प्रतीत होता है, महसूस होता है, जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। और उत्प्लावक बल का जो फॉर्मूला वही है, एफ बी बराबर क्या होता है, डी वी जी।
और डीवीजी यहाँ पे क्या होता है, जो अपनों ने यहाँ पे फाइंड किया। तो इस रिलेटेड जो अपने एमसीक्यू हैं वो अपने इससे देखो क्वेश्चन आना संभावना है कि जो आपके पास केपलर के नियम है, डायरेक्ट नियम भी पूछ लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी अपने कर लेंगे, और इससे जुड़ी जो न्यूमेरिकल है वो अपने जैसे ही फिजिक्स के सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो अपना सेशन जो रहेगा वो रहेगा एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू में आपके न्यूमेरिकल भी पूरे हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक आज अपना खत्म होता है और नेक्स्ट अपने बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।